नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। फ्रांस के एवियन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। योग दिवस से पहले पीएम मोदी की अपील, ग्राम प्रधानों को लिखी चिट्ठी, स्वस्थ आयु के लिए योग अभियान चलाने का किया आह्वान। अमृतसर में एनआईए का बड़ा एक्शन, लश्कर से जुड़े नार्को टेरर के आरोपी अंकुश कपूर की संपत्ति को किया कुर्क, ड्रग तस्करी के पैसे से आतंक वित्त पोषण का आरोप। ईरान डील पर अमेरिका और इजरायल आमने सामने, इजरायल ने जताई असहमति, कहा अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों से नहीं बंधा। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, प्रशासन ने किए यात्रियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम। 20 जून को ज्ञानसे के लिए रवाना होंगे यात्री। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत G7 के सेक्रेटरी जनरल जॉन पियरे एल्बाज़्ज़ारोनी ने किया। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। फ्रांस के एवियन में आज G7 शिखर सम्मेलन का अहम दिन है। दुनिया जब युद्ध, व्यापारिक तनाव, ऊर्जा, सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत एक प्रमुख वैश्विक आवाज के रूप में उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे, जहां ग्लोबल साउथ की चिंताओं से लेकर तकनीक, निवेश और सतत विकास तक के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण केंद्र में रहेगा। G7 के मंच पर आज क्या है खास, बता रहे हैं एवियन में संवाददाता अजय मिश्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं फ्रांस के बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन में, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज जो पहला वर्किंग सेशन है G7 में, वो है यूक्रेन क्राइसिस पर, उसमें यूरोप की क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को लेकर के होने जा रहा है और किस तरह से वहाँ पर जो ऊर्जा सुरक्षा की इस वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है जो G7 के कंट्रीज़ हैं और जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है भारत के लिहाज से, क्योंकि जो सेशन रखा गया है पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राज़ील 4 देश शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि पार्टनर कंट्रीज़ में सबसे पहले प्रेसिडेंट मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो जॉइंट सेशन है, वर्किंग सेशन, उसका नाम रखा गया फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त भू राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, इन सभी पे किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, फर्टिलाइजर्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कर सकते हैं और भारत का पक्ष रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स आज करने वाले हैं। सबसे पहले कनाडा के साथ में बायलैटरल होगा और जैसा कि आपको पता है कि 2025 के बाद जो राजनयिक रिश्ते हैं भारत और कनाडा के, वो सुधरने शुरू हुए और ये जो मुलाकात होने वाली है भारत और कनाडा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब हम दोनों ही कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बात करना शुरू कर चुके हैं। दूसरा जो बायलैटरल है वो है यूके के साथ। आपको पता है कि हम FTA पर काम कर चुके हैं। इफेक्टिव कब होगा, क्या 2026 के अंत तक इसे इफेक्टिव माना जाएगा या फिर 2027 की शुरुआत में इसका असर पड़ेगा। और जो अभी हाल ही में स्टील पर ड्यूटी लगाई है ब्रिटेन ने, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, हो सकता है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भी बातचीत हो।
यूएई हमारा बहुत ही विश्वसनीय पार्टनर मिडिल ईस्ट में, उसके साथ जो तीसरा बायलैटरल है उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो देखते ही बनती है। तो 3 बायलैटरल्स और वर्किंग सेशन में आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर हम सभी की निगाहें रहेंगी। फ्रांस कोशिश कर रहा है कि कंसेंसस बनाया जाए, लेकिन ये तय है कि फ्रांस की ओर से कोई ऑफिशियल कम्युनिके जारी नहीं किया जाएगा G20 की तर्ज पर। G7 में कोई कम्युनिके नहीं आएगा। हो सकता है एक जॉइंट स्टेटमेंट लीडर्स की तरफ से आए। तो हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आधिकारिक तौर पर सभी का स्वागत करने का दिन है और कल के सेशंस के बाद हमें पता चलेगा कि G7 के इस बड़े मन से क्या कुछ निकला है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, एवियन, फ्रांस। G7 रिसर्च ग्रुप के निदेशक जॉन केटर ने कहा कि भारत में G7 का सदस्य बनने के लिए सभी जरूरी खूबियां हैं और G7 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और योगदान बहुत अहम है। As long ago as 2005, I concluded that India met the criteria to be a full permanent member of the G7. You have to be a major power and you have to be a democracy. It had become a major power back then, and far more, everybody knows it is now. Great economic growth, probably the best of all the leaders at the table. And Modi brings more experience as a leader than even Emmanuel Macron, who's number 1 10 years in the G7 itself. So Modi's presence and his contribution here is essential for the success of the G7 Evian Summit. G7 members is missing from the signature list, as it were. As long as Modi's there, he'll probably make it a more powerful set of commitments than would otherwise be the case. साल 2026 के G7 की मेज़बानी है फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन ले बा के पास और इस शहर का नाम सुनते ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बोतलबंद पानी ब्रांड्स में से एक एवियन याद आती है। आल्प पर्वतों के निकलने वाला ये प्राकृतिक पानी दुनिया के कई देशों में प्रीमियम उत्पाद के रूप में बिकता है, लेकिन जिस दुनिया में कुछ लोग बोतलबंद मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, वहीं करोड़ों लोग आज भी सुरक्षित पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही विरोधाभास आज वैश्विक जल संकट की सबसे बड़ी तस्वीर पेश करता है। फ्रांस के एवियन शहर से संवाददाता अजय मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं फ्रांस के एवियन शहर में और फ्रांस और स्विट्जरलैंड इस बात में बहुत ही लकी हैं कि यहाँ के लोग जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक है। और आपको पता होगा कि ये जो एवियन है ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के तौर पर बोतलबंद पानी के तौर पर पिया जाता है और प्राकृतिक जल का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से शुद्ध। और शहर भर में आपको इस तरह की जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो दिखाई देंगी। आप आराम से अपने खाली बोतल को यहाँ पे पोर कर सकते हैं और जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड भले ही इस मामले में लकी हों कि उनको प्राकृतिक जल की उपलब्धता पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अब जब G7 के मंच पर वैश्विक मुद्दों पर बात हो रही है तो क्या जल संकट पर भी बात होगी? क्या ये एक मुद्दा बन सकता है? फ्रांस के एक खूबसूरत शहर एवियन की पहचान दुनिया में उसकी झीलों, प्राकृतिक झरनों और प्रसिद्ध मिनरल वाटर से है। आज पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से लगभग 97% पानी खारे समुद्र में है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी कुल जल भंडार का बहुत छोटा हिस्सा है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और कृषि की बढ़ती जरूरतों ने दुनिया के जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित और प्रबंधित पेयजल सेवाओं से वंचित हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति ऐसा पानी नहीं प्राप्त कर पा रहा जो घर पर ही उपलब्ध हो और जरूरत के समय मिले और प्रदूषण से मुक्त हो। रिपोर्ट के अनुसार 10.6 करोड़ लोग अब भी सीधे नदियों, झीलों और अन्य सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। दुनिया के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में खारा पानी है। लगभग 3% पानी मीठा, जिसमें अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर्स या फिर भूमिगत स्रोतों में बंद है। वैश्विक स्तर पर पिछले 100 वर्षों में ताजे पानी का उपयोग लगभग 6 गुना बढ़ चुका है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छ सुविधाएं नहीं है। लगभग 1.7 अरब लोग घरों में बुनियादी स्वच्छता और हाथ धोने की सुविधाओं से भी वंचित हैं। दूसरी ओर विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 देश अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। स्थिति केवल पेयजल तक सीमित नहीं है। जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब एक नई चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डेटा सेंटर्स के बढ़ते जल उपयोग के रूप में भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2030 तक AI आधारित डेटा सेंटर्स की वार्षिक जल खपत 9.3 ट्रिलियन लीटर तक पहुंच सकती है। यानी इतना सारा पानी उप सहारा अफ्रीका के 1.3 अरब लोगों की साल भर की प्यास बुझा सकता है। फ्रांस की अगुवाई में होने वाली G7 की बैठक में उभरती तकनीक जैसे कि AI और डिजिटाइजेशन चर्चा के केंद्र में। तो फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में होने वाली G7 की बैठक में भू राजनीतिक वैश्विक परिस्थितियों पर तो चर्चा होगी। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। चर्चा AI और डेटा सेंटर के बढ़ते उपयोग पर भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या G7 के मंच पर दुनिया भर में पानी की संकट अपनी जगह बना पाएगा। फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इस वर्ष की वैश्विक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि आज 150 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं, जो हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा, भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि योग के लाभ को समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में झुग्गीवासियों को बेहतर और स्थायी आवास उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुनर्वास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने और पुनर्वास योजनाओं को गति देने पर भी जोर दिया गया, ताकि झुग्गी वासियों को जल्द से जल्द बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पूरी तरह से मुस्तैद है। परीक्षा को सफल रूप से संपन्न करवाने के लिए NTA की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NTA की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह से बात की DD न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। NTA के डायरेक्टर अभिषेक सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है नीट की। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार लीक ना हो उसके लिए क्या इंतजाम? ये तो पूरे पुख्ता इंतजाम है। पिछली बार एक ट्रांसलेटर के द्वारा एग्ज़ाम होने के पहले कुछ प्रश्न पत्र कुछ अनियमित तरीके से शेयर किए गए थे, जिसकी जानकारी हमें मिली। उसके तत्काल बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा को कैंसिल किया। CBI इंक्वायरी हुई, जो लोग दोषी थे गिरफ्तार भी हो गए हैं, जेल में हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बिना समय विलंब किए हुए परीक्षा दोबारा डेट घोषित की गई। 21 जून को परीक्षा होने जा रही है। इस बार सभी वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से प्रश्न पत्र बनाते वक्त या ट्रांसलेशन करते वक्त या उसकी प्रिंटिंग करते वक्त या उसके मूवमेंट करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी मैल प्रैक्टिस नहीं हो, जिससे बच्चों को कोई असुविधा हो पाए। तो एग्जामिनेशन पूरे सुरक्षित, सेफ, सिक्योर तरीके से कराया जा रहा है। हर प्रश्न पत्र सुरक्षित है।
एयरफोर्स की मदद से सभी गंतव्य एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचाया जा रहा है और 21 तारीख की परीक्षा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा इस बार न हो पाए। इस बार एनटीए के लोगों पर किस तरह से निगाह रहेगी, खासतौर से वो लोग जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़े हैं? इस बार और पिछली बार भी हम लोगों ने पूरा ये भी किया था कि अगर कोई भी अनियमितता कहीं से भी मिलकर के आती है तो कोई एनटीए से जुड़ा व्यक्ति हो, जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में जैसे हमें परीक्षा होने के 4 दिन बाद हमें खबर मिली थी, उसके बाद भी हमने उसकी तहकीकात की और जब पाया गया कि गलती हुई है और किसी एक्सपर्ट के द्वारा गई हो, उसके सीबीआई को हवाले किया गया, जेल भेजा गया और कार्रवाई की गई। टेलीग्राम जैसा सोशल साइट है उसको बंद किया, क्या कारण रहा है उसके पीछे? टेलीग्राम का बहुत मिसयूज हो रहा था। कई समय से मैं देख रहे थे कि टेलीग्राम के ऊपर फर्जी प्रश्न पत्र लोग दे करके उसके बारे में लोगों को पैसे उगाने की चल रही थी। वो एक तरह का साइबर क्राइम था। जो लोग इसके ऊपर कर रहे थे उनका परीक्षा से कोई वास्ता नहीं था। लगभग 200 चैनल हमने टेलीग्राम के ब्लॉक कराए थे। एजेंसीज की रिपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी, I4C की रिपोर्ट थी, स्टेट पुलिस की रिपोर्ट थी। कल ही अहमदाबाद पुलिस ने एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया जो फर्जी प्रश्न पत्र बेचता था। तो इस सारे क्रम में चूंकि टेलीग्राम के माध्यम से ये फ्रॉड हो रहा था और बच्चे चूंकि एंग्शियस हैं और बच्चे गलती से पैसा दे देंगे, तो हमने बच्चों के हित में ये निर्णय लिया है कि परीक्षा होने तक 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम में एक और फीचर है कि आप बैक डेट में जा करके कोई डॉक्यूमेंट को बदल देते हैं। जैसे कि आपने 21 की परीक्षा हुई बट आपने 17 या 18 को कोई डॉक्यूमेंट डाल रखा है, कोई एक PDF डाल रखा है। एग्ज़ाम होने के बाद 21 के बाद जब प्रश्न पत्र सबको मिल गया है तो जो मिला हुआ है प्रश्न पत्र उसको आप जाके बैक डेट में चेंज कर देंगे और डेट उसकी नहीं बदलेगी और बाद में वीडियो डालेंगे कि हमारे पास तो प्रश्न पत्र 17-18 तारीख से ही था। तो इससे भ्रम फैलता है, इससे लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलती हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठता है। और हमारे देश के 22 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सभी 22 लाख बच्चे तो नहीं एग्ज़ाम से क्वालिफाई करके डॉक्टर बन पाएंगे। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे, लगभग 1.5 से 2 लाख ही सीट होती है। तो जो बाकी बच जाते हैं 20 लाख, उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है इस वजह से उन्हें सीट नहीं मिली है। तो ये एक एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बड़ा आवश्यक कदम था, जिससे कि ये जो बैक डेट में अपडेट करने की फीचर थी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने 30 जून तक उनको इसको ख़त्म करने को कहा है कि इस तरह का फीचर न रहे। तो ये दोनों जो टेलीग्राम के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ये बच्चों के हित में की गई है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया को सुरक्षित रहने में की गई है। राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? और मौसम भी आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, बच्चों को परेशानी ना हो और ठीक तरीके से एग्जाम दे पाएं, उसके लिए आपने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, इस परीक्षा को कराने में हमें सबका सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार के सभी विभाग, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या IT मंत्रालय हो, पोस्ट हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, विदेश मंत्रालय है, हम विदेशों में भी परीक्षा कराते हैं। तो इन सबके सहयोग से ही हम परीक्षा कराने में सफल हो पाते हैं। बट इसमें सबसे अहम जो भूमिका निभाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स, जिला प्रशासन, बिकॉज अंत में परीक्षा हमारे 551 शहरों में होती है, 5440 सेंटर हैं हमारे। तो वहाँ पे लोकल सिक्योरिटी अरेंज करने की जिम्मेदारी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, OMR शीट्स जो वापस आती हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये थे हमारे साथ NTA के DG जो ये कह रहे थे कि इस बार परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी और जो भी खामियां रही हैं उनको दुरुस्त किया गया है और हर एक पर निगाह रखी है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। नीट UG री एग्ज़ाम के लिए 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी देते हुए कहा कि करीब 24 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। यह आंकड़ा परीक्षा को लेकर छात्रों की बड़ी संख्या और उत्साह को दर्शाता है। NTA ने बताया कि उनकी तकनीकी टीमें सर्वर पर पड़ने वाले लोड पर नज़र रख रही हैं। एजेंसी ने भरोसा दिलवाया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर अपना एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारां, मैं नया हिंदुस्तान आ। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी।
पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तृणमूल कांग्रेस की सांसद रचना बनर्जी, जिन्हें पार्टी के भीतर असंतुष्ट या बागी रुख के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने हाल ही में लोकसभा सचिवालय पहुंचकर लोकसभा के महासचिव के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा। रचना बनर्जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन परिस्थितियों पर जवाब दिया जिनमें उनकी अनुपस्थिति और राजनीतिक रुख को लेकर सवाल उठे थे। बताया जा रहा है कि जब पार्टी के अधिकांश सांसद एक महत्वपूर्ण बैठक या सामूहिक मुलाकात में शामिल हुए थे, उस समय रचना बनर्जी विदेश यात्रा पर थीं, जिसके कारण वो उस दिन बैठक में मौजूद नहीं रह सकी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर नेटवर्क के मुख्य आरोपी अंकुश कपूर की अमृतसर स्थित संपत्ति को अटैच किया है। NIA ने 16 जून को ये कार्रवाई करते हुए अमृतसर के होली सिटी, होली एनक्लेव फेज 1 स्थित मकान को आतंकवाद से अर्जित संपत्ति घोषित किया है। जांच में सामने आया है कि अंकुश कपूर भारत में सक्रिय उस नार्को टेरर नेटवर्क का अहम ऑपरेटिव था, जिसके तार इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, UAE और पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े थे। उसके संबंध दुबई स्थित एक आरोपी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी पाए गए। NIA के अनुसार ये नेटवर्क मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने के लिए करता था। मामले में अब तक 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि जांच अभी जारी है। NIA ने कहा कि आतंकवाद को आर्थिक और लॉजिस्टिक समर्थन देने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाथुला मार्ग से इस वर्ष का पहला तीर्थयात्रियों का जत्था सोमवार शाम गंगटोक पहुंच गया है। इस पहले जत्थे में कुल 44 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 समन्वयक अधिकारी और 1 चिकित्सा अधिकारी मौजूद है। दल में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। यात्रियों के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वहीं सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष लुकेंद्र रसाइली और उप महाप्रबंधक अमित कपिल छेत्री ने एक स्थानीय होटल में तीर्थयात्रियों का अभिनंदन किया। यात्रियों के लिए 4 दिन का अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, ताकि वे उच्च ऊंचाई और बदलते मौसम की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। इसके बाद ये दल 20 जून को ज्ञानसे नगर के लिए रवाना होगा, जो नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं इस दल के यात्रियों ने सिक्किम सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलने पर अत्यंत खुशी है। हमें सौभाग्य से मौका मिला है और सिक्किम टूरिज्म के लिए और सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है और हर एक स्टेप पे हमारे को जितना वार्मथ से हमें रिसीव किया गया और हमारे को लुक आफ्टर किया गया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम दोनों का संयुक्त ड्रीम था, वर्किंग हूँ, अब मैंने VRS लिया है, हस्बैंड रिटायर हुए, अब जा कर के हमें एक ऐसा मौका मिला है जो हम अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। और अब खबर खेल जगत से। भारतीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मिश्रा 15 से 22 जून तक दक्षिण कोरिया में आयोजित कोरियन कप इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेल चुके शनीश इस प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। टूर्नामेंट से पहले जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने देशवासियों से समर्थन और शुभकामनाएं देने की अपील की।
ट्यूनीशिया ने विश्व कप फुटबॉल के पहले मैच में स्वीडन से मिली हार के बाद कोच साबरी लामूची को बर्खास्त करके फ्रेंच कोच हर्वे रेनॉट को नियुक्त किया। ट्यूनीशियाई फुटबॉल महासंघ ने सोशल मीडिया पर गुरुवार को ये जानकारी दी। 54 वर्ष के लामूची को जनवरी में ही टीम का कोच बनाया गया था। इस हार के बाद ट्यूनीशिया की अंतिम 32 में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। टीम को शनिवार को जापान और 25 जून को नीदरलैंड से खेलना है। ट्यूनीशिया 7वीं बार विश्व कप खेल रहा है, लेकिन कभी ग्रुप चरण से आगे नहीं गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।